हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो आपके लिए है कि आज आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगाना है, वो भी मैथ का। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट भी करवाते चले। तो जिन बच्चों की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और उनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी लोग इसमें देखें कितने से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। आप लोग से आज आप लोग का टेस्ट है। यदि आपके 15 में से 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब तो ठीक है, यदि 12 से कम हो रहा है तो आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए अपने आप को परखें कि आज हमारी मैथ में कितनी तैयारी है। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है पर 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसका लाभ का प्रतिशत कितना है। ओके, क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। आप सबको हम पढ़ा भी चुके हैं और लोगों की भी तैयारी अगर है तो वो आंसर दीजिए। अगर दम है तो 15 में से 12 करके दिखाओ। आज का चैलेंज है आपके सामने, फटाफट लगाइए, जल्दी से लगाइए, मैं तो बताऊंगा ही। जल्दी बताए, कम ऑन। माना 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 1000 रुपए। होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन उसने क्या किया कि 1 किलो भार के स्थान पे 900 ग्राम तोला, तो उसने माल कितने का दिया? 900 ग्राम तोला, यानी कि 900 ग्राम कितने का हो गया? 900 ग्राम उसने 900 रुपए का होगा कि नहीं होगा? 900 ग्राम 9 रुपए का 900 का होगा, तो ये उसने 900 ग्राम 900 रुपए का बेच दिया, यानी कि ये मेरी क्या है? ये मेरी सेलिंग प्राइस है। लेकिन उसने 900 ग्राम खरीदा कितने का होगा? जो कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम उसने खरीदा होगा, 900 ग्राम उसने खरीदा होगा कितने का? 900 रुपए का। लेकिन 900 ग्राम उसने कितने का बेचा? 900 ग्राम उसने बेचा है कितने का? 1000 रुपए का। बोल रहा ना कि उसने बेईमानी की है। बेईमानी के स्थान पर उसने क्या कर दिया? 900 ग्राम भार का प्रयोग किया। लेकिन 900 ग्राम उसने खरीदा 900 रुपए का, लेकिन 900 ग्राम उसने बेच दिया कितने का? 1000 रुपए का। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 900 पे हुआ। परसेंटेज में चेंज कर दो, 100 लगा दो, काट दो, कितना आ गया? 100/9, यानी कि 11/1/9% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। ओके, आया आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। 15 क्वेश्चन का टेस्ट है आज, 15 क्वेश्चन का, 15 में 12 करने हैं, 15 में 12 करने हैं। क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीनशॉट पे ये रहा। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? जल्दी जल्दी आंसर निकालिए। चलिए हम बताते हैं आपको। एक समांतर लंबाई की 2 पटरियां समांतर पटरियों में एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो मेरी स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जो स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी मेरी 46 माइनस 36, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है। अब बोल रहा है उसमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो 36 सेकंड टाइम दे रखा है, 36 सेकंड। हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अभी किलोमीटर प्रति घंटा में था तो इसको चेंज कर लेते हैं। 10 गुणे 5/18 गुणे 36। किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। 18 दूनी 36, कितना आ गया? 10 50 दूनी 100, यानी कि कितना हो गया? 100 मीटर। कितना चला गया डिस्टेंस? 100 मीटर की दूरी चली है। ठीक है, कह रहा है कि लंबाई बताओ रेलगाड़ी की।
तो जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले या अपोजिट दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में वह एक दूसरे की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती हैं। और बोला दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही, यानी कि वो कितनी दूरी तय कर रही है, 100 मीटर की एक दूसरे को पार करने में, यानी कि दोनों की जो लंबाई है L1 प्लस L2 बराबर कितने की हो गई, 100 की। और दोनों सेम है क्योंकि दोनों की लंबाई समान है, तो x प्लस एक्स बराबर 100 के, यानी कि दोनों x बराबर कितने के आ गया, 50, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर। आ गया। जिसका अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। चलिए, माना प्रिंसिपल कितना है, x है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, जब दुगनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2x। मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो मेरा आएगा x, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस पता होगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा x। तो मेरा फॉर्मूला कह रहा है कितने, तो फॉर्मूला लगा दो, SI वाला, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। SI आया x, P दे रखा था मेरा x, R कितना दे रखा है, रेट दे रखा 12%, टाइमिंग निकालना है, अपॉन 100। ये x कैंसिल हो गया, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 अपॉन में आ जाएगा, बराबर, ठीक है, काट दो, 4 3 12, 4 से काटा 25, यानी कि कितना आ गया, 25/3, यानी कि 3 और 3 24, 1/3, यानी कि 8 साल 4 महीने, 8 साल 4 महीने में। ओके, आया आंसर, जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आ रहा है अगला क्वेश्चन में फोकस करेंगे, आखिरी में बताएंगे कितने कितने आंसर सही हुए, कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा, सोने तथा तांबे को क्रमशः 7 तथा 2 अनुपात तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर 2 मिश्र धातु A तथा B बनाए गए हैं। यदि उन दोनों को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C तैयार की जाए तो C में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। जल्दी जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आज आप लोग के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग लगे रहिए, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। सोने और तांबे को 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में 2 मिश्र धातु A तथा B बनाए गए हैं। तो एक है A और A है B, 2 मिश्र धातु है, और इसमें सोना और इसमें तांबा। A में सोना तांबा किस अनुपात में है, 7:2 में, और B में कितना है मेरा, 7:11 में। यहाँ पे देखे टोटल क्वांटिटी हो रही मेरी 9 और यहाँ पे हो रही कितनी, 18। क्या करें, दोनों जगह सेम बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, जब सेम बना लेते हैं तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं। कितने का, 2 का गुणा कर लेते हैं। तो A में मात्रा कितनी हो गई, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, और यहाँ पे वही रहेगी 7:11। तो A और B को हमने क्या किया, समान मात्रा बना ली, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18। अब दोनों को बना के कह रहा है कि इसको तीसरे में बना दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो एक तीसरा मिश्रण C तैयार होता है। तो दोनों मिला देते हैं, तो 14 7 कितने हो गए, 21, और 11 4 कितने हो गए, 15। यानी C में जो सोना और तांबा होगा वो किस अनुपात में होगा, 21 और 15 के रेशियो में आएगा। काटेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, यानी किस अनुपात में होगा, 7 और 5 के अनुपात में होगा। ओके, आया कि नहीं आया, पहले 7 और 2 के अनुपात में था, B में 7 और 11 में था। यहाँ पे हम देख रहे हैं वही मात्रा 18 है, यहाँ पे वही मात्रा 9 है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके दोनों जगह सेम बना देंगे। तो कितना आना चाहिए, एलसीएम 18, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, तो ऊपर वाले को 18 बना दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 14, 2 दूनी 4, यहाँ हमारा 18 था ही, तो 7 और 11, अब इसको जोड़ा, 14 7 21, सोना हो गया दोनों मिला के 21, तांबा हो गया 11 4 15, दोनों किस अनुपात में आए, 7 और 5 के अनुपात में आ गया होगा। ओके, बोल रहा है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या
10,000, 1,40,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? ओके, तो कह रहा है कुल कितने मत पड़े, किसके? जिसको जो चुनाव जीता है उसको कितने मत प्राप्त हुए। तो टोटल वोट कितने पड़े? टोटल वोट पड़े 10, 1,04,000 टोटल मत मिले। तो ये मत हुए हैं टोटल कितने? इतने। हाँ, कह रहा है इसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 2% जब अवैध घोषित कर गए, या तो 2% निकाल के घटा दो, या तो सीधे सीधे आप कितने परसेंट बचे? 98% बचे। जो मत थे उसके 2% हट गए, तो वैध मतों का 98% बचा। तो ये क्या आ गया? ये वैध मतों की संख्या आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब वैध मतों की संख्या आ गई। अब कह रहा है ये वैध मत जो है उसमें से 55% मत एक उम्मीदवार को मिले। तो उसको कितने मत मिले? 55% मत मिले और वो चुनाव जीत गया। तो जो ये पहले मत थे उसका हमने 98% यानी कि वैध मत निकले। अभी हो गया वैध मत। वैध मतों का 55% किसको मिले? जो जीतने वाला उम्मीदवार था, यानी 55% उसको मिल गए। तो कह रहा है उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट मिले? तो इतने ही वोट मिलेंगे। काट पीट के आंसर निकाल लेते हैं। तो आया 104 गुणे 49 गुणे 11। निकालो इसका आंसर जल्दी से। 11 99, 11 चौके 44, 9 53। 104 गुणे 539 मल्टीप्लाई कर लो। 9 चौके 36, 9 एकम 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 6 5 6 5 यानी 5 6 0 5 6 आंसर। आ रहा है आंसर? आ रहा है तो फटाफट लगाइए। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो। दो गोलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए। 3 से 4 सेकंड में आंसर आना चाहिए। फटाफट लगाइए, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। बोल रहा है दो गोले, मान लिया दो गोले थे, एक A1 है और एक A2 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। इसका जो है 4 और इसका 9। ये क्या चीज? क्षेत्रफल क्या है? 4 9। हमें पता है किसी का भी जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर करके बनता है, भुजा स्क्वायर। गोले का भी होता है 4πr²। तो r स्क्वायर होता है, 4π से लेना देना नहीं है। तो यानी जो क्षेत्रफल आया होगा स्क्वायर करके बना होगा। तो यानी कि जो r होगी मेरी, r यहाँ पे r कितनी आएगी? क्योंकि स्क्वायर वही आया, 2 का स्क्वायर, और ये कितने का आया? 3 का, यानी कि r कितनी आ गई? 2:3। आप कह रहे हैं इसका आयतन में क्या अनुपात होगा? तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होता है? आयतन हमेशा क्यूब में होता है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और आयतन क्यूब में होता है। तो स्क्वायर से हमने पहले रेडियस निकाली, यानी कि त्रिज्या निकाली। अब आयतन निकाल देंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो इनके अनुपात क्या होगा? 8:27। यानी कि आयतन में क्या अनुपात होगा? 8:27। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना था आपको, आपको देखना है क्षेत्रफल 4 और 9 है, यानी कि किसका स्क्वायर है? ये 2 और 3 का, उसका क्यूब कर दो। 8 और 27 देखते ही आंसर आना चाहिए। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर आपके आगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका भी जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए आज हम में कितनी दम है। दम है तो 12 क्वेश्चन लगा के दिखाओ। एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकान का कुल लाभ 2600 रुपए रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? ओके, चलिए देखते हैं। बोला है दुकानदार ने 200 चीजें, कितनी?
कितनी चीजें खरीदी उसने, 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी। माना 200 चीजें उसने खरीदी, कितने की, 200 रुपए की। 200 चीजें कितने खरीदी, 200 रुपए की। यानी कि एक चीज कितने खरीदी, 1 रुपए की। उसने 30% चीजें, तो 200 का 30% यानी कि 60। 200 का 30% निकाल लेना, 10% 20, 30% 60, यानी कि उसने 60 चीजें 20% लाभ पर भेजी। अच्छा 60 चीजें उसने खरीदी, कितने की होंगी, 200 चीजें ने कहा 200 रुपए की खरीदी, कॉस्ट प्राइस है ना 200 रुपए की। 60 चीजें कितने खरीदी होगी उसने, कॉस्ट प्राइस होगा 60 चीजों का 60 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 60 चीजों का, 60 रुपए। लेकिन 60 रुपए की चीजों को कितने में बेच रहा है, 20% लाभ में। जो चीज 60 रुपए खरीदी थी उसको 20% लाभ में बेच रहा है। यानी कितने बेचेगा, 60 का 20% 12, यानी कि 72 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 72 रुपए में बेचेगा। तो ये आ गई मेरी पहली सेलिंग प्राइस। अब कह रहा शेष वस्तु को, यानी कि 60 रुपए की चीज पहले बेच चुका है, बचा कितने का माल, 140 रुपए का माल। उसको क्या कह रहा, वो खरीदा कितने का होगा, 140 रुपए का, लेकिन उसको बेचा कितना का, 10% ज्यादा में। कितने में बेचा होगा, उसको 10% ज्यादा में, यानी कितने का बेचा होगा, 154 रुपए में बेचा होगा। 140 का 10% 14, यानी कि 154 रुपए में बेचा होगा। ये आ गई क्या, सेलिंग प्राइस 2। तो कह रहा है यदि उस दुकानदार को कुल 2600 रुपए का लाभ रहा है तो उसका लागत मूल्य बताए। 2600 रुपए का उसको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। यहां में कितने रुपए का लाभ हुआ, 12 रुपए का। यहां में कितने रुपए का लाभ हुआ, 14 रुपए का। हमें टोटल लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया हमें कितने का, 26 का। हमारा 26 वहां पे कितना आ रहा, 2600, एक बराबर 100 के। तो क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य बताओ। तो एक वस्तु का हमने मूल्य कितना कहा था, 1 रुपया बोला था। तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 100 रुपए। ओके, यानी कि उसने एक वस्तु कितने खरीदी होगी, 100 रुपए। फिर से देखते हैं, 200 चीजें खरीदी। मान लिया 200 चीजें 200 रुपए की खरीदी, तो एक चीज कितने खरीदी होगी, एक चीज खरीदी होगी 1 रुपए की। आप कह रहे हो उसने 30% चीजें, यानी कि 60 चीजें कितने रुपए खरीदी होंगी, एक चीज जब एक की खरीद रहा तो 60 चीजें 60 की खरीदी होंगी। लेकिन उसने 60 रुपए की चीज को 20% ज्यादा में बेचा, यानी कितने में बेचा, 72 रुपए में। तो उसको लाभ कितने का हुआ, उसको लाभ हो गया कितने का, यहाँ पे 12 रुपए का। शेष वस्तु है, 60 वस्तु बेच चुका था, 140 वस्तु बची थी। 140 वस्तु जो उसने 140 की खरीदी थी उसको 10% ज्यादा में बेचा, कितने में बेचा, 154 रुपए में। यहाँ पे उसको कितना लाभ हुआ, यहाँ लाभ हो गया उसको 14 रुपए का। टोटल उसको लाभ कितना हो गया, 26 रुपए का। और मेरे क्वेश्चन में कितने बोल रहा, 2600 के। तो 26 बराबर 2600 के, 1 बराबर 100 के। तो एक वस्तु का मूल्य था ना, एक वस्तु का मूल्य कितना था, 1 रुपए। एक वस्तु की कीमत बताओ, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 100 रुपए। ओके, आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है और वो वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी को आने और जाने में कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होगा आपको। उस यात्रा में आने तथा जाने में उसकी औसत गति क्या रही होगी। तो औसत गति का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है, औसत गति बराबर क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। वैल्यू पुट कर दे, एक दे रखा है मेरी वैल्यू 60 और एक दे रखा है 40 अपॉन 60 प्लस 40। ये हो गया 6 जगह 24 दुनिया 4800 अपॉन में 100, यानी कितनी आ गई 48। इसको एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग फॉर्मूला भूल जा रहा है तो हम लोग दूसरी तरीके से कर सकते हैं।
बोल रहा है एक कोई दूरी थी, गया किस स्पीड से 60 की स्पीड से, और आया किस स्पीड से 40 की स्पीड से। मान लेते हैं कुल दूरी क्या होगी, क्योंकि दूरी दोनों जगह क्या होगी, सेम होगी। ऐसी दूरी मानते हैं जो 60 और 40 से करे, यानी कि इनका एलसीएम, यानी कि हमने दूरी मान ली कितनी 120। तो 120 दूरी जाने में 60 की स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा 2 घंटा। और 120 दूरी अगर हम 40 की स्पीड से वापस आएंगे तो हमें कितना लगेगा 3 घंटा। टोटल दूरी हमें, टोटल यात्रा करने में हमें कितना समय लग गया 5 घंटे। और 5 घंटे में हमने टोटल दूरी कितनी चली है 120 गए हैं, 120 वापस आए हैं, कितनी देर में 5 घंटे में। यानी कि औसत दूरी अगर हम निकाले, औसत चाल निकाले तो 240 दूरी करने में हमें 5 घंटे लगे, यानी कि औसत चाल आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारागार है। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारागार है। वह एक कार्य क्यू से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार एक साथ काम करने में वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तदनुसार वह कार्य करने में, एक साथ कार्य करने में कितना समय लेंगे। बोल रहा है पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारागार है। लगाइए जल्दी से लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। वो एक एक क्वेश्चन अच्छे लाए हैं, चुन के लाए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लाए जो आप बहुत कठिन लाए हो, आपको फंसाने के लिए लाए हो ना। आपका कोई मनोबल डाउन नहीं करना है, मुझे आपका हौसला बढ़ाना है। तो अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, जैसा ट्रेंड में है इस समय बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से लगाइए, अपने आप को परखें कि हम इसमें कितना कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पी क्यू की अपेक्षा, ये है पी और ये है क्यू। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कारागार है पी ना। तो ये हो गया इसकी कैपेसिटी, ये होगी कैपेसिटी। तो यानी 3 गुना है, यानी कि अगर क्यू एक काम करता है तो पी कितना काम कर लेता है 3 काम कर लेता है। अच्छा, हमें पता है कि कैपेसिटी और टाइम हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, होते नहीं होते। तो जब इनमें 3 और 1 का रेशियो है तो यहाँ टाइम में क्या रेशियो होगा 1-3 का होगा कि नहीं होगा। अब बोल रहा है कि किसी काम को करने में पी क्यू से 48 दिन कम समय लेता है। यहाँ पे देखो पी कितना समय कम ले रहा है 2, तो 2 बराबर 48 के, 1 बराबर 24 के, यानी कि एक किसी काम को 1 था, पी किसी काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। और क्यू का निकाले तो क्यू 3 है, तो 3 बराबर 24 गुणे 3, यानी कि क्यू कितने दिन में करेगा 72 दिन में। तो क्यू निकाल लिया, ये आया 72 दिन में। पी कर रहा है 24 दिन में, क्यू कर रहा है 72 दिन में। दोनों मिलके काम करवा दो तो एलसीएम ले ले, 24 72 का 72, 24 यहाँ 72, 72 एक कम 72, 72 बट्टे 4, यानी कितने दिन 18 दिन में। आया कि नहीं आया, आया ना। कैपेसिटी 3-1 का रेशियो है, टाइम हमेशा कैपेसिटी का उल्टा होता है तो 1-3 का रेशियो होगा। बोला पी किसी काम को क्यू से 48 दिन पहले कर देता है, यानी कि यहाँ पे देखें तो 2 दिन का अंतर है, वहां पे 48 दिन का, 2 बराबर 48 के, 1 बराबर 24 के। तो एक किसी काम को 1 दिन, पी किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, यानी कि 24 दिन में कर रहा है। क्यू काम को किसी 3 दिन में कर रहा था, तो 3 गुणे 24 यानी कि 72 दिन में करेगा। तो इनका टाइम आ गया, पी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, क्यू किसी काम को 72 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए निकाल लिया हमने आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सिंपल सा सवाल है, जल्दी लगाइएगा। तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखते ही आंसर आ गया होगा बहुत होगा, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। मान लिया एक स्मॉल r1 है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5, r2 है, इसकी कितनी है 12, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा मेरा भुजा स्क्वायर यानी 25, और इसका कितना आ जाएगा 144, आएगा कि नहीं आएगा। और एक तीसरा मेरा है जिसकी त्रिज्या, जिसका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर यानी कि जो तीसरा है मेरा उसका कितना आ गया होगा क्षेत्रफल 169। जब 169 है तो आर कितनी होगी, आर स्क्वायर बराबर 169 के, तो आर बराबर कितने का आ गया होगा
13 के आंसर। ओके, सिंपल सा था। 94 को 2 भागों में विभाजित कीजिए। 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले का 5वां भाग दूसरे के 8वें भाग का 3:4 हो गया है, तो पहला भाग कितना है? 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले से 5वां भाग और दूसरे से 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया है, तो पहला भाग कितना है? चलिए लगाते हैं। पहले का 5वां भाग दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो कितना हो जाएगा? 8:1/5 सेकेंड बराबर 3:4। पहले और दूसरे में क्या अनुपात आया? 15:32। पहले और दूसरे में क्या अनुपात आया? 15:32। तो 94 को 2 भागों में बांटना था, तो पहला दूसरा मिला कितना हो गए? 32 + 15 यानी कि 47। तो 47 बराबर किसके? 94 के। 1 बराबर 2 के। 15 बराबर 15 × 2 यानी कि 30, और 32 बराबर 32 × 2 यानी कि 64 के। आ गया ना? आया नहीं आया? पहले का 5वां भाग दूसरे का 8वां भाग का 3/4 का रेशियो है। पहला दूसरा का रेशियो निकाला, कितना है? 15:32 यानी कि दोनों मिला के 47। वहां दे रखा 94 को। 47 बराबर 94 के। 1 बराबर 2 के। 15 बराबर 30 के। पहला भाग आया 30, दूसरा भाग आ गया 64। ओके, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तदनुसार यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग एकक हो, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में, कितने के? 3, 4 और 5 के। अच्छा, 3 और 4 और 5 के अनुपात में है, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? ये मेरा त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में होती है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा समकोण त्रिभुज के होगा। तो ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है, तो इसका आगे हम निकाले, क्योंकि बड़ी भुजा 5 होगी, इनमें से कोई भी 3 और 4 होगी, तो मान लिया एक 3x, 4x और 5x है, क्योंकि रेशियो में है। तो अगर हम निकाले 1/2 3x × 4x, बाबा कितने के दे रखा है? 72 के। तो 12x² बराबर 72 × 2 x² बराबर 72 × 2/12, 12×6 72, x² बराबर 12 के। x बराबर कितने का आ जाएगा? 2√3 के। क्या आ गया? x बराबर 2√3 के। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी? 5x, यानी कितनी हो जाएगी? 5 × 2√3 यानी कितनी हो जाएगी? 10√3 के, बड़ी भुजा। ओके, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी। उसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। उस विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? लगाइएगा जल्दी से लगाएं। चलिए देखते हैं। विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 660 थी। 660 जो डिवाइड थे बॉयज और गर्ल्स में थे, ये बॉयज थे और ये गर्ल्स में थे, और इनका जो रेशियो था वो 13 और 9 का था। 13 और 9 का था, तो 660 को बांट देते हैं, यानी 22 बराबर 660 के। 1 बराबर 30 के। 1 बराबर 30 के, तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज थे 13, तो 13 बराबर 13 × 30 यानी कि 390, और गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स थी 9, यानी कि 9 × 30 यानी कितने की? 270 के। तो ये हमने बॉयज और गर्ल्स बांट दिए। अब क्या कह रहा है? अगला आगे बोल रहा है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। तो लड़कियां 30 और आ गई, तो लड़कियां कितनी हो गई? 300। 30 लड़कियां और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़कियों लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अब जो अनुपात हो गया है बॉयज और गर्ल्स का, वो कितना हो गया? 6:5।
5 हो गया। लेकिन लड़के गए हैं, लड़कियां तो नहीं गई, लड़कियां तो अभी भी 300 होंगी। तो 5 बराबर कितने के? 300 के। 5 बराबर 300 के, तो 1 बराबर 60 के, 1 बराबर 60 के, तो 6 बराबर 6 3600 कितने का आ गया? 360 के। यानी कि बॉयज कितने हैं? 360। पहले कितने थे? 390। आप कितने बचे हैं? 360। यानी कि कितने बॉयज चले गए? 30। बोल रहा है 400 रुपए की लागत वाली एक वस्तु खरीदने पर 7% बिक्री कर देना पड़ता है और 64 रुपए की एक वस्तु पर बिक्री कर 9% है। कोई व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदे तो औसतन कितने प्रतिशत बिक्री कर देना होगा? ठीक है, लगाइए जल्दी से। बोल रहा 400 रुपए की एक वस्तु थी, उस पर कितना बिक्री कर देना पड़ रहा है? 7%। तो अगर हम देखें 400 का 7% में कितना देना पड़ रहा है? 4 सत्ते 28 रुपए बिक्री कर देना पड़ रहा है। कितना? 28 रुपए। फिर बोल रहा एक 6400 रुपए की वस्तु थी, उस पर हमें कितना देना पड़ रहा है? 9%। यानी कितना देना पड़ रहा है? 9 चौके 36, 9 चौके 54, 3 57, 576 रुपए। टोटल हमने टैक्स कितना दे दिया? टोटल हमने टैक्स दे दिया 28 प्लस 576, यानी कि 8 6 14, 7 2 9 1 10, 5 1 604 रुपए हमने टैक्स दे दिया। लेकिन हमने माल कितने का खरीदा? टोटल अगर बोले अब टैक्स 604 रुपए हमने जो टैक्स दिया कितने पे दिया है? 6400 प्लस 400, यानी कि हमने टोटल माल खरीदा 6800 रुपए का। 6800 रुपए का जो माल खरीदा उस पर हमने टैक्स दिया 604 रुपए। तो हमने कितना टैक्स दिया? 6800 पे 604 दिया। अगर परसेंटेज निकालना है तो 604 बटे 6800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर दो। 4 से काटा 17, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 151 बटे 17, 17 8 136, 8 सही 15 बटे 17%। ओके, आगे ना समझ में। 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 है तथा 5:2 है। तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% रहे? दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% रहे? चलिए ये हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए कितने लोग इस आंसर को दे पाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अपने आप को पहचाना होगा कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है, अभी आपको कितने मेहनत करने की जरूरत है। तो मेहनत करें, आगे बढ़े और कुछ करके दिखाएं। ओके, इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।